हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संपूर्ण जीव विज्ञान, जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, जिसको बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? लैमार्क और टेवरेरिस ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जो ये बायोलॉजी है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं पादप विज्ञान, इसी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। अब देखिए जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है और बॉटनी जिसको पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। एग्जाम में पूछ लेता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। याद रखे रहिएगा आप। उसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चलिए हम यूपी SSC द्वारा जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सब। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट रखे रहिएगा। अंगूर की खेती विटीकल्चर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर। ठीक है, मत्स्य पीसीकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब देखिए ये रेशम के बारे में एक इंपॉर्टेंट है कि रेशम के सभी प्रकार कहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ रेशम के सभी प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। रेशम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इरी, ओक, टसर, सहतूती, ये सब। ठीक है, ये सब हैं। तो चलिए फिर हम और क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था? ऑस्टियोलॉजी क्या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। उसके बाद कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। याद रखे रहिएगा, हड्डियों का ऑस्ट्रियोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, यहाँ पे आप लोग अध्ययन रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी, और अंडों का अध्ययन ऊलॉजी। देखिए अंडा क्या होता है? गोल गोल होता है, तो इसी गोल गोल से रिलेट कर लिए ऊलॉजी। ऊलॉजी क्या होता है? अंडों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ये देखिए 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, और शिशु रोग क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स कहलाता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट ऐसे आप लोग रहिएगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए फिर क्या है? त्वचा का ऊपरी सतह। देखिए ये भी हमारा अभी यूपी SSC PET 2021 में हुआ था। इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन क्या उठाया था कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। क्वेश्चन ये पूछा था कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस में किसका संश्लेषण होता है? वसा का संश्लेषण होता है। ये अलग से हमने बताया है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। ये भी पूछ सकता है कि त्वचा की जो ऊपरी सतह है एपिडर्मिस होती है, उसमें किसका संश्लेषण होता है? तो वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, और जो उसका मध्य परत होता है उसको क्या कहलाता है? चर्म या डर्मिस कहा जाता है। मध्य परत को चर्म या डर्मिस कहा जाता है। आंतरिक सतह को क्या कहा जाता है? सबक्यूटिस कहा जाता है। ठीक है, और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, आंतरिक सतह सबक्यूटिस, मध्य परत उसको चर्म कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डर्मिस, और त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ठीक है, अब चलिए हम जीव विज्ञान को चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में हम देखते हैं। शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसको हम क्या कहलाते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में 70,000 से 80,000 विचार आते हैं, जिसमें से 90% क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। ठीक है, वैसे ही आते रहते हैं। ठीक है, फिर तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की संभावना सबसे कम होती है। एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र में क्या निर्माण की मतलब होता है संभावना? नहीं, तो बहुत कम होता है एकदम। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट में बता हुआ होता है। ये क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, 3 पार्ट में। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 3 पार्ट में बता होता है। सेरिब्रम,
थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये तो हमेशा एक क्वेश्चन तो इसे डन रहता है, पूछ लेता है। तो देखिए सेरिब्रम जो होता है जो विकसित भाग होता है, और सब ये अग्रभाग होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम होता है सबसे विकसित भाग होता है। स्मृति और ज्ञान हमारा कहाँ रहता है? सेरिब्रम में। ठीक है, थैलेमस से क्या होता है? हमको ठंड, गर्मी, दर्द इत्यादि का हमको एहसास कहाँ से होता है? थैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ताप नियंत्रक ग्रंथि होता है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन में देगा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। तो आप लोग को याद रखे रहिएगा क्या होगा? ताप नियंत्रक ग्रंथि क्या है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, उसके बाद हम पश्च देखते हैं। पश्च में क्या होता है? सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम क्या करता है? बोलने की क्षमता पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरिबेलम। और मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? हृदय धड़कन, आहार नाल, क्रमानुकुंचन में नियंत्रण करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा मस्तिष्क। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या है? कंकाल तंत्र। तो देखिए जो कंकाल तंत्र क्या करता है हमें? यह स्थिरता प्रदान करता है, खड़ा होने में, बैठने में। अगर हमारे अंदर कंकाल जैसे केचुआ वगैरह है, क्या ये खड़ा हो पाते? क्योंकि इनमें कोई कंकाल नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य है तो इनके अंदर कंकाल होता है, जानवर है तो इनके अंदर कंकाल है। इस वजह से क्या हो रहे हैं? ये खड़े हो रहे हैं और बैठ भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो जो बाह्य कंकाल होता है ये कठोर होता है, ये शरीर की रक्षा करता है, ये मृत कोशिका से बना होता है। जैसे हमारे जो बाल, नाखून, ये सब क्या है? मृत कोशिका, इसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे केकड़ा, सीप, शंख, कीट इत्यादि, इस सब में क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनके बाहरी आवरण पूरा इनका एकदम पूरा कठोर होता है। ठीक है, आंतरिक कंकाल जैसे मानव, बकरी, हमारे देखिए जो हड्डियां क्या हमारी बाहर दिखती हैं? नहीं, ये क्या है? हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मांसपेशियों के अंदर है। तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक कंकाल हमारा, क्योंकि हमारे जो आंतरिक कंकाल है इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? मांस चढ़ा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक कंकाल। तो एक इसमें मनुष्य, बकरी, जानवर जो भी है, सांप, भैंस हो गई, गाय हो गया, इत्यादि जितने भी ऐसे जानवर हैं तो इनको क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। और जिनके बाहरी कठोर होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कंकाल में जो होता है उसमें 2 चीज होता है, एक पाया जाता है उपास्थि, एक होता है अस्थि। तो जो उपास्थि होता है क्या होता है? मुलायम होता है। इसका फार्मूला क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइज होता है, याद करे रहिएगा। उपास्थि ये क्या होता है? मुलायम होता है। जैसे जो हमारे नाक का हो गया, कान का हड्डी है, देखिए वो लचीला होता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। ठीक है, अस्थि क्या होता है? जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जो एकदम टाइट होता है, जो हमारी हड्डी वगैरह है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या है? हम देखेंगे हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये एग्जाम में पूछ सकता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर के खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? अब देखिए मनुष्य के शरीर के खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? टोटल 22 हड्डियां होती हैं। और पूरे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और एक बार और याद रखिएगा कि बच्चे जब जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां टोटल होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और बच्चे में कितनी, और जब मनुष्य परिपक्व मनुष्य बन जाता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां होती हैं, याद की रहिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा क्या है? परिसंचरण तंत्र है। अब इसके बारे में देखते हैं। जीव जंतु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ जैसे गैस पदार्थ इत्यादि का जो परिवहन करने के लिए जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, गैस हो गया, इस सब के लिए जो भी परिवहन होता है वो इसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, मानव में रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होता है? रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। अभी इसके पहले हमने क्या कंकाल तंत्र पढ़ाया था, उसमें हमने बताया हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखे रहिएगा आप लोग। फिर इसके पहले हम लोग बताए थे तंत्रिका तंत्र, उसमें हमने क्या बताया था? मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 3 चीज हम बता चुके, तीनों याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए जो परिसंचरण तंत्र होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र, एक मिश्रित। तो देखिए जो खुला होता है वो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? घोघा होता है, सिप होता है। इसमें क्या होता है? पूरे शरीर में इसके ब्लड एक बराबर पूरा फैला हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? बाहरी कंकाल लगा होता है। ठीक है, और बंद नसों में जो बंद होता है वो नसों में होकर बहता है। जैसे मनुष्य में हम लोगों में क्या होता है? नसों के थ्रू बहता हुआ है और फिर छोटे छोटे शिराओं में बाद में जाके जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मिश्रित जैसे कुछ नसों में बहे और कुछ पूरे शरीर में बहे। जैसे मछली में होता है क्या? मिश्रित परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र घोघा में होता है और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? मानव में। ठीक है,
और रुधिर परिसंचरण तंत्र किसने बताया था? विलियम हार्वे ने इसको दिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया रुधिर परिसंचरण तंत्र को। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में रक्त बहता कैसे है। तो रक्त कहाँ से जाता है? धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये कहाँ से जाता है? हृदय से शरीर की तरफ जाता है। और जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त किसको कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसको क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे याद करिए, धमनी, धमनी से धनी, धनी लोग में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ऐसे थोड़ा मतलब रिलेट कर लीजिए, धनी लोग में शुद्ध रक्त होता है और ये कहाँ से जाता है? हृदय से शरीर की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 120 प्रेशर होता है। ठीक है, अब फुसफुस धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। अब देखिए, धमनी धनी लोग में शुद्ध, और जो अगर उसके आगे फुसफुस लगा देंगे तो उसमें अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। शिरा में क्या होता है? शिरा ये शरीर से हृदय की ओर होता है। ये क्या जाता है? ये शरीर से हृदय की तरफ जाता है। अभी हमने क्या बताया था? इसके पहले धमनी बताया, तो धमनी कहाँ से जाएगा? हृदय से शरीर की तरफ जाता है। और शिरा क्या होता है? शरीर से हृदय के, देखिए से शरीर, से शिरा से रिलेट कर दीजिएगा कि ये शरीर से हृदय की तरफ जाएगा। इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलिए हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट में क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजन को लेता है, जिसको शुद्ध रक्त कहते हैं। ये पहले कहाँ जाता है? महाधमनी में। ठीक है, महाधमनी से ये धमनी में जाता है, धमनी से ये छोटी धमनी में। तो महाधमनी, महा मतलब सबसे बड़ी, फिर नॉर्मल धमनी आएगी, फिर उसके बाद छोटी धमनी, फिर ये केशिका जो हमारी छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं उसमें पहुंच जाता है। फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको देखिए, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन लेके ब्लड निकलता है, फिर यहाँ तक जाते जाते जब केशिका में पहुँचता है तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको लेता है। फिर क्या? छोटी शिरा में अशुद्ध रक्त फिर यहाँ से लेकर छोटी शिरा में जाता है, शिरा से फिर छोटी शिरा से शिरा में जाएगा, शिरा से महाशिरा में जाएगा, फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? हार्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम हृदय को देखते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और उसके बाद इसमें कितनी परत होती है? 3 परत। ये याद रखिएगा कि हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक। कितने परत? 3 परत पाए जाते हैं। अब देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, ऐसे ऐसे याद करके देखिए, ये होता है ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? आलिंद होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? निलय होता है। फिर इसमें 2 पार्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा दायां आलिंद, ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दायां निलय हो जाएगा, ये क्या हो जाता है? बायां निलय हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो ये दायां आलिंद और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच कितने? 3। ठीक है, 3 वाल्व पाए जाते हैं, और ये जो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो दायां आलिंद होता है इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त यहाँ से यहाँ पे क्या रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। ये महाशिरा से देखिए, यहाँ से महाशिरा लेकर जा रहा है ना अशुद्ध रक्त, तो महाशिरा इसमें अशुद्ध रक्त देता है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है? दायां आलिंद में पहुँचा। दायां आलिंद से फिर यहाँ पे देखिए वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व से क्या होता है? ऐसा वाल्व लगा होता है कि ये नीचे चला है लेकिन तो ऊपर ना जाए, तो फिर ये दाहिने निलय में आ जाता है। अब क्या करता है? दाहिना निलय यहाँ पे जब अशुद्ध रक्त पहुँचता है, फिर यहाँ से देखिए हमने बताया ना, यहाँ से पहुँचता है, उसके बाद ये पहुँच जाता है फेफड़े में। फेफड़ा वहाँ पे शुद्ध करता है, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लेता है। उसके बाद फिर ये पहुँच जाता है पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा से ये कहाँ पहुँच जाता है? बाएं ये देखिए ऐसे बना होता है, ऊपर पार्ट रहता है, तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, दायां निलय से ये उसके बाद पहुँच जाता है बायां आलिंद में, फिर बायां आलिंद से बायां निलय में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर बाएं निलय से पूरे शरीर में ये फैल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फिर हम देखते हैं कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संरचनात्मक, ये देखिए ये क्या होता है? कोशिका क्या होता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसकी खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, जब रॉबर्ट हुक ने किया तो क्या किया? मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद कोशिका के जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, हुक हॉक, पहले हुक आएंगे फिर हॉक आएंगे। ठीक है, तो हुक किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कर दिया था। उसके बाद जीवित किसने किया? लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो इससे हुक हॉक से आप लोग याद रखे रहिएगा। अब देखिए इसके बारे में जो सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं सॉन ने इसका सिद्धांत दिया था। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या होती है? कोशिका होती है। किसने दिया था? स्लाइडन एवं सॉन ने दिया था। ठीक है, अब एक चीज और चलिए पढ़ लेते हैं हम। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब देखिए ये चीज याद रखिएगा, अगर ऐसे पूछे कि सबसे
छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। लेकिन तो अगर इसके आगे क्या लगा दे मानव में, तो क्या हो जाएगा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। समझ में आ गया। मानव में पूछेगा तो अंडाणु शुक्राणु हो जाएगा, और वैसे नॉर्मली पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका तो क्या हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखे रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा एग्जाम में क्या तंत्रिका तंत्र में विभाजन होता है, नहीं, तो तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है, जिगर, लीवर, यकृत। इसी में अब देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो उसी को जिगर कहा जाता है, उसी को लीवर कहा जाता है, यकृत। तो लीवर यकृत में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। यह केवल किसमें पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, केवल पादपों में पाया जाता है। लेकिन तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड का, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस या फिर शक्तिगृह, इसी को कहा जाता है। ये तो सबको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तारक काय क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। गाल्जी काय यातायात प्रबंधक किसी को कहा जाता है, ठीक है। यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है, गाल्जी काय को। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है, तो गाल्जी काय को कहा जाता है। फिर लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। फिर हम अगला चैप्टर अपना देखेंगे, एक मिनट। अब देखिए केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब इसके पहले हम अब देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है क्या होता है, अविकसित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। इसमें क्या, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि में क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक ये विकसित होती हैं, किसमें पाई जाती हैं, पादप और जंतु में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम अगला चैप्टर देख लेते हैं, गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए जोड़ा कितना पाया जाता है, 23। जोड़ा का मतलब 2, तो अगर 23 दूनी करेंगे 46, तो मतलब कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23, ठीक है। खोज किसने किया था गुणसूत्र का, तो वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। पुरुष में क्या होता है, XY होता है, और महिला में XX, याद रखिएगा। महिला में XX होता है, पुरुष में XY होता है, ठीक है। XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम और गुणसूत्र देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मच्छर में कितने पाए जाते हैं, 6, मटर में 14, घोड़ा में 64, ठीक है, याद रखे रहिएगा आप लोग। और मनुष्य में 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। ये मटर वाला तो याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत बार, 14, ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किसने किया था, खुराना ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया यूपी SSC में बहुत बार, ठीक है। मानव शरीर में कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा। मानव शरीर में कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण, देखिए अभी देखिए ये ट्रिक होता है कि अगर कहीं प्रोटीन का संश्लेषण दिया, अगर कहीं वहाँ पे राइबोसोम्स है, तो हर एक चीज़ में क्या आप राइबोसोम्स ही लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण अगर दिया, ठीक है, तो अगर वहाँ राइबोसोम है तो राइबोसोम्स ही होगा, ठीक है। DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। DNA की खोज किसने किया थी, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन है, ठीक है। अब देखिए हम अगला चैप्टर देखते हैं, जीवधारियों की शाखाएं। इसको कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। जीवधारियों को शाखाओं को 5 भागों में किसने बांटा था, तो व्हिटकर ने बांटा था, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि जीवधारियों की शाखाओं का वर्गीकरण किसने किया था, तो व्हिटकर ने किया था। कितने भागों में, 5 भागों में, ठीक है। पहला क्या होता है, मोनेरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक चीजें आती हैं। प्रोटिस्टा, जिसमें एक कोश की जीव आते हैं, जिसमें सभी प्रोटोजोआ आता है। फिर पादप, एक कवक, जिसमें भित्ति काइटिन की बनी। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, कवक की भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है जंतु, जिसमें सरीसृप, उभयचर, क्रीम आदि चीजें आती हैं, ठीक है। 5 हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ठीक है। अब देखिए आगे एक चीज और पूछ लेता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति मतलब होता है कि एक उसका वैज्ञानिक नाम होता है, एक नॉर्मल नाम होता है। जैसे आम का
वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका है। नॉर्मल क्या है? उसका नाम मैंगो है, ठीक है। जैसे मनुष्य का वैसे मनुष्य है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। तो इसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका मरण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, और मरण कहाँ होता है? प्लीहा में। एग्जाम में पूछ लेगा आरबीसी का मरण कहाँ पे होता है? तो प्लीहा में होता है। इसी को प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन, ये रंगहीन होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसी में प्लेटलेट्स भी होता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये पीएच मान आप लोग को पता होगा कि देखिए ये 0 से 14 तक स्केल इसका बना होता है। 0 से 7 के बीच क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षारीय होता है। जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्षारीयपन बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाते हैं वैसे ही अम्लीय होता चला जाता है, ठीक है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अर्थात जब ये 7 से ऊपर गया तो अर्थात रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रक्त का देखिए रक्त का थक्का जमता है किसके कारण? फाइब्रोनोजन के कारण। अब देखिए याद रखिए रहेगा, रक्त का थक्का जमता है फाइब्रोनोजन के कारण। और ना जमना किसके कारण? अब देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है, ठीक है। ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या कहा जाता है? रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड कितने फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है? 40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, या फिर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा देता है। देखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, या फिर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? पाचन तंत्र। अब देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है कि पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख में कौन सा एंजाइम रहता है? टाइलिन। अब देखिए ये मुख से कहाँ जाता है? ग्रासनली होते हुए आमाशय मतलब पेट में चला जाता है, फिर वहाँ से अग्न्याशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ये ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से आमाशय में, आमाशय से अग्न्याशय में, अग्न्याशय से छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मुख में कौन सा? टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन नामक पाया जाता है। अग्न्याशय में क्या पाया जाता है? ट्रेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। याद रखिए रहिएगा, ट्रेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज अग्न्याशय में, और छोटी आंत में माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं रोग देख लेते हैं किसके कारण, ठीक है। देखिए कुछ होता है प्रोटोजोआ के कारण, कुछ होता है जीवाणु के कारण, कुछ होता है विषाणु के कारण, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेट कर लीजिएगा। पापा काम पे सोते हैं, तो इसे याद रखिए मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ठीक है। तो पापा से याद रखे रहिएगा पायरिया, पै से पेचिस, कै से कालाजार, उसके बाद में ऐसे मलेरिया, पे से पेचिस, से सोने की बीमारी है, हो गया, ठीक है। ये किससे हो जाएगा? प्रोटोजेवा से, ठीक है। अब जीवाणु से टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया। तो इसका पंडित का टीका न्यू है, तो पै से क्या हो जाएगा? प्लेग, डे से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, उसके बाद ठीक है का से क्या हो जाएगा? रिलेट कर लीजिएगा कुष्ठ, टी से क्या हो जाएगा? टाइफाइड, टिटनेस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा, है से क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। तो ये किससे होते हैं? जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। फिर विषाणु का हम देखते हैं एड्स, डेंगू, छोटी माता, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हिपेटाइटिस, गलतोत, खसरा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा। तो इसको क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो रे से क्या हो जाएगा? रेबीज, ठीक है। याद आ गया आप लोग को? रे से रेबीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है से ही से हिपेटाइटिस हो गया, ठीक है। पीछे छह से क्या हो जाएगा? आप यहीं पे देख लीजिए, अभी रिलेट करते चले जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा? मेनिंजाइटिस, ट्राइकोमा, गई से अब यहाँ से आप डेंगू, ठीक है, इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये किससे होता है? विषाणु। विषाणु को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो डन रहता है, पूछ लेता है, ठीक है। फिर देखिए हम विटामिन देख लेते हैं। विटामिन, अब देखिए विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, जिससे क्या होता है? आँख। और B1 से क्या होता है? थायमिन, बेरी नामक रोग होता है। आँख संबंधित रोग किससे होता है? विटामिन ए से, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, और B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथॉनिक, B6 को पायरोडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B11 को फॉलिक एसिड,
B12 को साइनोकोबैलेनिन, ये देखो अभी बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन था। सायोकोबैलेनिन किसका नाम होता है, तो B12 का, जिसको एनीमिया, जिसके कारण जिसकी कमी B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। B7 की कमी से बायोटिन को कहा जाता है, उसको लकवा नामक रोग होता है। पैराडॉक्सिन के एनीमिया, B6 होता है, उससे एनीमिया नामक रोग होता है। नियासिन, इससे पेलाग्राम नामक रोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ C का क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक, जिससे स्कर्वी नामक रोग होता है। कैल्सीफेरॉल, D विटामिन डी की कमी से रिक्टेस नामक रोग होता है। ई का नाम है टोकोफेरॉल, जिससे जनन क्षमता में कमी आती है, टोकोफेरॉल। और फिलोक्योनिन, जो विटामिन के, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ई के कारण क्या होता है, टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी आती है। कैल्सीफेरॉल, डी को कहा जाता है रिक्टेस नामक रोग होता है। एस्कॉर्बिक, जो सी को कहा जाता है स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। आप लोग इसका नाम याद रखे रहिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ए का क्या नाम होता है, रेटिनॉल। B1 का थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 का नियासिन। B5 का पेंटोनिक। B6 का पैराडॉक्सिन। B7 का बायोटिन। B11 का फॉलिक एसिड। B12 का साइबोकोबैलेनिन। और सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्योनिन, ठीक है। याद रखे रहिएगा, आप एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। और देखिए ये एक और पूछ लेता है, जल में घुलनशील विटामिन, ये बहुत बार पूछा है, तो इसको क्या BC से याद रखिए, B एंड C दोनों एक साथ है, BC, जल में घुलनशील BC, ठीक है। याद रखिएगा, जल में घुलनशील होता है BC, बाकी सभी किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये बस एक याद रख लीजिए कि जल में घुलनशील BC होता है, बाकी का अपना और सब वसा में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन जो होता है, इसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसमें 10 अनिवार्य होते हैं, 10 अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। रोग क्या होता है प्रोटीन की कमी से, क्वाशिकोर नामक रोग होता है या फिर मरसमस नामक रोग हो जाता है, ठीक है, बच्चों में। इसको क्वाशिकोर जो रोग होता है, शरीर में सूखन हो जाता है, ठीक है, जो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला अध्ययन क्या है, कवक है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पढ़हरित रहित और संवहन ऊतक रहित, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 2 प्रकार का होता है। इसमें रोग क्या होता है, ये देख लीजिएगा। सरसों का सफेद रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल अक्षय रोग कवक के कारण होता है। आलू का अंगमारी, गेहूं का किट्टी रोग, सब किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। अब शैवाल के बारे में देख लेते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, माइकोलॉजी। अब देखिए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। याद रखिए रहिएगा, कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी, ठीक है। ये क्या होता है, पढ़ रहित युक्त होता है, इसमें पढ़ रहित युक्त होता है, इसमें पढ़ रहित पाया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए पढ़ रहित, रहित मतलब नहीं, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है कवक में। और इसमें क्या होता है, पढ़हरित पाया जाता है, किसमें, शैवाल में, ठीक है। लाइकेन, ये शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और इन दोनों में क्या होता है, शैवाल और कवक में सहजीवी संबंध होता है, इसी को क्या कहा जाता है, लाइकेन। अब देखिए लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। ये भी देखिए अभी इसमें पूछा था, बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा था, ठीक है, याद रखे रहिएगा। ये कभी भी पूछ सकता है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो लाइकेन होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या होता है, लाइकेन होता है। जहाँ पे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, वहाँ पे लाइकेन की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। जाइलम, जल और खनिज, देखिए जो पौधा होता है, ठीक है, पौधे में जल और खनिज का जो स्थानांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। और फ्लोएम, भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है, फ्लोएम। और जल और खनिज को अन्य भाग तक, पौधे के अन्य भाग तक पहुंचा, जैसे देखिए पौधा हो गया, पौधे के अन्य भाग तक जल और खनिज लवण को पहुंचाना क्या होगा, जाइलम। और भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना क्या हो जाएगा, फ्लोएम। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, जाइलम से जल से जाइलम याद कर लीजिएगा, तो जल और खनिज लवण किससे पहुंचाएंगे, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम क्या होता है, भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। 6CO2 + 12 H2O, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। और 6H2O प्राप्त होता है और फिर 6 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ में आ गया किसके किसकी उपस्थिति में होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 12 H2O लेते हैं, उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में हम क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, C6H12O6 क्या प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज, फिर 6 H2O प्राप्त होगा, फिर कितना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
चलिए देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैगनी में सबसे कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होगा और बैगनी में सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम, जंतु जब सांस लेते हैं तो कौन सा ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या बाहर करते हैं, CO2 बाहर करते हैं, ठीक है। और जब पौधे श्वसन करते हैं तो क्या करते हैं, ये देखिए ये चीज़ तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए जंतु और पौधे जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये प्रक्रिया कब चलती है, रात दिन पूरा चलती रहती है, मनुष्य में भी, मनुष्य अर्थात जंतु में भी और पौधों में भी, ठीक है, याद रखिए रहेगा। एग्जाम में ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि पौधों में श्वसन में वो कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ही करते हैं, और बाहर कौन सा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और ये प्रोसेस केवल किस में होता है, दिन में होता है। समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन इसमें बना कि जब पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस रात दिन दोनों होता रहता है, पौधों में भी और ये जंतु में भी, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो क्या गैस ग्रहण करेंगे, CO2 ग्रहण करेंगे और निकालेंगे क्या, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आई होप आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है, और मटर में मार्स रोग किसके कारण, मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। रक्त समूह को किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है A, AB और B और O होता है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, ठीक है, 4 प्रकार के, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा कितना 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और रक्त कोशिकाएं 40 से 45% क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन किसको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए जो A होता है, देखिए एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेता है। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो A होता है उसमें एंटीजन क्या पाया जाता है, A। देखिए जो ऐसे देखिए जो A होता है उसमें A एंटीजन पाया जाता है, जो B होता है उसमें B एंटीजन पाया जाता है, जो AB होगा उसमें A एंड B दोनों एंटीजन पाया जाएगा, और जो O होगा उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब एंटीबॉडी देख लेते हैं। एंटीबॉडी तो जो A होगा उसमें B एंटीबॉडी पाया जाएगा, जो B होगा उसमें कौन सा, A एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। A वाले में B एंटीबॉडी पाया जाएगा, B वाले में A एंटीबॉडी पाया जाएगा, और जो AB होगा उसमें कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाएगा, वो नील होगा, ठीक है। और जो ये O होगा उसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, A एंड B एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो इसीलिए देख लीजिए किसको दे सकता है, A वाला किसको दे सकता है, A और AB को दे सकता है, ठीक है। और B वाला किसको दे देगा, B और AB को दे देगा, ठीक है। और AB वाला केवल अपने आप को दे सकता है, केवल AB को, ठीक है। और O वाला AB, A, B, O ये सबको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन तो पाया नहीं जाता, इस वजह से ये सबको दे सकता है। इसमें एंटीबॉडी A और B दोनों पाया जाता है, इस वजह से ये सबको दे सकता है, ठीक है। और ले किससे सकते हैं, A वाला किससे लग सकता है, अपने खुद से ले सकता है और O से ले सकता है। B वाला किससे लग सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन कौन पाया जा रहा है, B पाया जा रहा है, इस वजह से B वाला क्या कर सकता है, B से ले सकता है और खुद से ले सकता है। AB वाला AB से भी ले सकता है, A से, B से, O से, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, इस वजह से ये सबका ले सकता है, ठीक है। O वाला क्या करेगा, किसी से भी नहीं ले सकता, ठीक है। और देखिए सर्वग्राही क्या होता है, AB जो होता है सर्वग्राही, अर्थात AB जो रक्त समूह है वो सबसे ले सकता है। सर्वदाता क्या होता है, O निगेटिव क्या होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ये रेयर केस में बहुत पाया जाता है। तो ऐसे पूछ लेता है कि बॉम्बे ब्लड क्या है, तो बॉम्बे ब्लड एक क्या है, ग्रुप है जो बहुत रेयर केस में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 हमने बताया था। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उसके पूरे भार का कितना होता है, 7% होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लगभग में 50 लाख तक ये इसकी संख्या कितनी होती है, RBC की संख्या 50 लाख तक होती है। और उसके बाद WBC का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है। इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, 10,000। प्लेटलेट्स कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, 7 लाख। एक मनुष्य में लगभग में 1.5 लाख से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, प्लेटलेट्स। इतना समझ में आ गया। ये था हमारा जीव विज्ञान जो हमारा आज पूरा समाप्त हो गया। इससे अगर कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो मैं इसको करवा दूंगी। आप लोग अभी इसको इतना पूरा तैयार कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।